ये पीजीटी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, उसी को हम आज सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे ये पूरा पेपर सॉल्व हो जाए। ठीक है, ताकि एक मतलब टेस्ट सीरीज रोज चल सके, ऐसा कुछ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें हमको फाइंड आउट करना है मोड। क्या निकालना है? मोड निकालना है। हमारे पास एक फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है? मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। ठीक है, इस फार्मूले को जब सॉल्व करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? ये फार्मूला निकल के आएगा। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं ताकि ये फार्मूला समझ में आए कहाँ से आया। ठीक है, ये फार्मूला याद होना चाहिए, मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। देखिए इसका मल्टीप्लाई 3 का कर दीजिए, 3x माइनस 3m। ठीक, क्या हो जाएगा? देखिए x को इस साइड भेज दीजिए, कितना हो जाएगा? यहाँ मीन माइनस मोड, यहाँ z होगा। ठीक है, माइनस z इज इक्वल टू 2x माइनस 3m। अब क्या है, यहाँ माइनस हटाइए तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा? z इज इक्वल टू प्लस 3m माइनस 2x, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस 2x। ठीक है, अब देखिए ये फार्मूला निकल के आ गया। देखिए ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला, ये वाला, ये फार्मूला यहाँ निकल के आ गया। ठीक, अब इसमें वैल्यू पुट करिए। जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू पुट कर दिए, सर 3 है, 3 एम कितना है? एम मतलब मीडियन, मीडियन कितना है? 14। और मीन कितना है? 12, 12 यहाँ पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? बैलेंस माइनस 24, कितना आ जाएगा? 18। ठीक, तो मोड कितना आ गया? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें इसमें हमको क्या कर रहा है कि इसमें कह रहा है हमको सिचुएशन बी गेट रेगुलर ट्रेड साइकिल। कह रहा है कि इसमें कौन सा, नीचे जो चीजें दी गई हैं, वैल्यू दी गई है, इसके अनुसार कौन सा इसमें रेगुलर ट्रेड साइकिल होगा? क्या होगा? रेगुलर ट्रेड साइकिल। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है? रेगुलर ट्रेड साइकिल। अब इन्होंने 5 कंडीशन दिए, सेवनसन ने क्या दिए? 5 कंडीशन दिए। उस कंडीशन में उन्होंने बताया किस प्रकार कहाँ साइकिल होगी। ठीक है, अल्फा बराबर 0.5, 0.5 ये क्या है? हमारा एमपीसी है। एमपीसी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हम एक बार पांचों कंडीशन यहाँ लिखते हैं। ठीक है, उसके अनुसार फिर इसको समझते हैं। अल्फा इज इक्वल टू 0.5, अल्फा इज इक्वल टू 0.5, ऊपर ले देते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, बीटा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू 0.5, 0.6। ठीक है, यहाँ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ जाएगा। बीटा इज इक्वल टू 2, अल्फा इज इक्वल टू 0.8, बीटा इज इक्वल टू 4। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 कंडीशन हमारे पास है। फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है कि साइकिल लेस पाथ बनता है। ठीक है, जो पाथ बनेगा वो साइकिल लेस पाथ ऐसे कुछ बन जाएगा। सेकंड कंडीशन में जो पाथ बनेगा वो क्या होगा? वो डैम्प्ड एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, ये कुछ ऐसे बनेगा। ये पहले छोटा छोटा रहे, नहीं पहले बड़ा बड़ा रहेगा, पहले बड़ा बड़ा बनेगा, बड़ा बड़ा बनेगा, फिर छोटा छोटा हो जाएगा। ठीक है, डैम्प्ड एम्पलीट्यूड, पहले पहले बड़ा बड़ा फिर छोटा छोटा हो जाएगा। ये किस में होगा? सेकंड कंडीशन में। ठीक है, देखो सब में फ्लक्चुएशन आ रहा है। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन देखते हैं। बीटा अल्फा इक्वल टू 0.5, बीटा इक्वल टू 2, उसमें कैसे बनेगा? थर्ड कंडीशन में कैसे बनेगा उसको देखते हैं। इसमें फ्लक्चुएशन एंड कांस्टेंट एम्पलीट्यूड बनेगा। ठीक, ऐसे। ये देखिए इसमें साइकिल जो है क्या है? रेगुलर है। इसमें साइकिल क्या है? रेगुलर है। इसमें इसमें फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है। ठीक, बाकी सब में फ्लक्चुएशन हो रहा था, इसमें फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है। ऐसे फोर्थ में जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ जो बनेगा ये हमारा डैम्प्ड ऑक्सीलेशन बनेगा। ठीक है, ये कुछ ऐसे बनेगा। पहले क्या रहेगा? पहले छोटा छोटा रहेगा, उसके बाद भारी भारी से बड़ा 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 बनेगा। ठीक है, और लास्ट वाले में क्या बनेगा? लास्ट वाले में ऐसे कुछ हो जाएगा। ठीक, जहाँ जहाँ पाथ जो होगा वो साइकिल लेस रहेगा, मतलब मतलब इसमें
फ्लक्चुएशन नहीं होगा, ठीक है, लेकिन क्या हो जाएगा, ये वर्टिकल फोकस चला जाएगा, ठीक। तो इसमें पूछा क्या था, इसमें रेगुलर ट्रेड साइकिल पूछा था, जो ऑप्शन नंबर इसमें है, ऑप्शन नंबर थर्ड में है, अल्फा इज इक्वल टू 0.5 एंड बीटा इज इक्वल टू 2। इसमें क्या है, जो साइकिल बनेगी वो रेगुलर ट्रेड साइकिल बनेगी, ठीक है। देखिए ये वाले ऑप्शन में क्या होगा, ये साइकिल जो रहेगी ये रेगुलर रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, इसमें चेंजेस नहीं आएगी। इसमें क्या है, ये पहले बड़ा बड़ा था, बड़ा बड़ा, फिर ऐसे ऐसे छोटा छोटा हो गया, छोटा छोटा, ठीक। ठीक है, देखिए इसमें क्या था, इसमें पहले छोटा छोटा था, देखिए, फिर भारी 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 ऐसे होगा, ठीक। इसमें क्या हुआ था, हाँ इसमें छोटा छोटा हो गया था, ठीक। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जब कोई कंट्री जब कोई देश अपने भुगतान संतुलन के अवमूल्यन के द्वारा सुधार ला सकता है, जब देश के निर्यात और आयातों की मांग के लोच ग्रेटर देन वन हो, जब एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट की वैल्यू ग्रेटर देन वन हो, तो इसमें क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में सुधार होगा, ठीक। ये पूछ रहा है, आपका नंबर ये सही है। व्हिच ऑफ दीज इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें कह रहा है कौन सा मुद्रा का मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है। मुद्रा की तरलता ये है, प्राइस स्टेबिलिटी ये है, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी ये है, रिसोर्स रिसोर्स मोबिलाइजेशन ये नहीं है, साधन की गतिशीलता ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म का मेन ही ऑब्जेक्टिव क्या था, कि भूमि का पुनर्वितरण, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऐसा क्यों किया जाएगा, ताकि इससे गरीबी दूर हो, पॉवर्टी को दूर किया जाए, संसाधनों का सही वितरण हो पाए, बिचौलियों को समाप्त किया जाए, ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण वितरण हो, और पुरानी भूधारणा व्यवस्था को समाप्त करना, ये सब चीज़ों के लिए। तो इसको 1962 के आसपास इंदिरा गांधी के द्वारा लाया गया था, 1962 या 65 के आसपास जो भी इसको लाया गया था, कि लैंड रिफॉर्म की कोशिश की गई थी, और ऐसे बहुत से मतलब जहाँ जहाँ कांग्रेस सरकार थी वहाँ कर दिया गया था, ठीक है। इसके बाद ज़्यादा खेत था उसको तोड़ के दूसरों में बांट दिया गया, ठीक, ताकि इससे पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सके। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडक्टिव मेथड, जो इंडक्टिव मेथड है वो जर्मन हिस्ट जर्मन हिस्टोरिकल स्कूल द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा, जर्मन हिस्टोरिकल स्कूल के द्वारा। जबकि डिडक्टिव मेथड जो दिया गया था वो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिया गया था, जैसे कौन, रिकार्डो और मार्शल। डिडक्टिव मेथड कौन दिया था, डिडक्टिव मेथड कौन, क्लासिकल। ये किसने दिया, क्लासिकल। किसने दिया, क्लासिकल। क्लासिकल में कौन, रिकार्डो मार्शल, ये सबका नाम आएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तब। ये फिलिप्स कर्व वाला जो ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक नहीं है, तो इसको क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं अभी। द फाउंडर ऑफ केसीसी अमंग द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया, अटल बिहारी वाजपेयी के समय जो केसीसी का कॉन्सेप्ट है वो आया था, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, श्री अटल बिहारी वाजपेयी। कब, 21 जनवरी 2004। कब, 21 जनवरी 2004। और जो किसान क्रेडिट, हाँ किसान, सॉरी किसान कॉल सेंटर, ये किसान कॉल सेंटर है, ठीक है। इसका जो हेल्पलाइन नंबर हो क्या है, 1800 180 1551, ठीक है। नंबर में कभी पूछ सकता है, ऐसा पूछा नहीं लेकिन पूछ भी सकता है, तो जब कुछ भी पूछ रहा है तो कुछ भी पूछेगा। इन हुई सेक्टर डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसमें डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, मतलब प्रचंड बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। जैसे मान लो एक खेत है और 1 बीघे का खेत है, इसमें 2 लोग काम कर सकते हैं, लेकिन फैमिली में 4 लोग हैं, कितना है, 4 लोग, तो चारों लोग इसी में लगे रहेंगे, दिखाई थोड़ी नहीं लगेगा, सब काम कर रहे हैं, कुछ लोग काम करेंगे, कुछ लोग बैठे रहेंगे। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन, कह रहा कीमत विभेदीकरण कब संभव है, ठीक है। तो कीमत विभेदीकरण तब संभव होगा जब विक्रेता अकेला होगा, तो सेलर इज एलोन। जब विक्रेता अकेला होगा तो उस समय कीमत विभेदीकरण होगा। गुड्स होमोजीनियस होगा तो होगा, गुड्स होमोजीनियस है, देखिए इसमें जो सेलर अकेला रहेगा, इसका गुड्स होमोजीनियस भी रहेगा तो भी ये प्राइस डिस्क्रिप्शन कर लेगा, तो ये सब भी यहाँ मतलब नहीं है, इससे मतलब केवल है कि सेलर से हमसे मतलब है, ठीक। देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें हमको दिया है इफ द कंजप्शन फंक्शन ऑफ कंज्यूमर
इतना दिया है क्या, u इज इक्वल टू x1 एंड x2 एंड बजट कांस्टेंट कितना दिया है, m इज इक्वल टू p1 x1 p2 x c2 देन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द डिमांड फंक्शन ऑफ x1। कह रहा है डिमांड फंक्शन ऑफ x1 इसको फाइंड आउट करना है, x1 को फाइंड आउट करना है। ठीक, तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ देखिए नीचे करते हैं। ठीक, जब x1 को फाइंड करना होता है, जैसे मान लो ये हमारा क्या है, बजट लाइन है, ये क्या है, बजट लाइन। ठीक, तो ये क्या है, y है, ये x है। ठीक, तो एक बार हम x की वैल्यू निकालेंगे, एक बार y की वैल्यू निकालेंगे। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो हम ये मान कर चलेंगे कि हम y को पूरा जीरो कर देंगे और हम पूरे बजट को किस पर खर्च करेंगे, x पर खर्च करेंगे, तो इतना खर्च होगा, कितना, इतना खर्च होगा। ठीक, इतना। ठीक, तो y को जीरो करेंगे, तो y को जब जीरो कर देंगे तो ये है p1 x1 प्लस p2 x2। अच्छा, ठीक है, जहाँ x2 है वहाँ हम मान लेते हैं y है। ठीक है, क्योंकि बजट लाइन निकालते हैं तो क्या करते हैं, ये नीचे x रहता है, ऊपर y रहता है, तो यहाँ y कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये पूरा जीरो कर लेंगे, एक बार y को जीरो करेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू यहाँ से m बाई p1। तो m बाई p1 जिसमें आंसर होगा वो सही है, m बाई p1। देखिए इसमें 2 है, ये 2 नहीं होगा, ये गलत लिखा है, m बाई p1 होगा, आंसर नंबर ये सही है। देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेमोग्राफी ट्रांजेक्शन मीन्स, डेमोग्राफी ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है। ठीक है, जननांकीय संक्रमण का अभिप्राय क्या है। ठीक, जननांकीय संक्रमण का अभिप्राय क्या होता है, पहले क्या रहता है, हाई बर्थ रेट, बर्थ रेट हाई रहता है और डेथ रेट भी हाई रहता है। बाद में क्या क्या हो जाता है, बर्थ रेट लो होता है और डेथ रेट भी लो होता है। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढना है। शिफ्ट फ्रॉम कंडीशन टू हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट। ठीक है, हाई बर्थ रेट है, हाई डेथ रेट है, इससे शिफ्ट करते हैं कंडीशन कहाँ से, रेट, लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, किसमें, लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट में। तो ये ऑप्शन नंबर एकदम सही है, यही पढ़ना ही था, ऐसे ही भी है। अच्छा, एक क्वेश्चन और नीचे कह रहा है इसमें, त्वरक सिद्धांत, त्वरक गुणक व्यक्त किया जा सकता है, त्वरक गुणक सिद्धांत, सॉरी त्वरक गुणांक, दी एक्सीलरेटर कोफिशिएंट में बी एक्सप्रेस। कह रहा है एक्सीलरेटर कोफिशिएंट किससे व्यक्त किया जा सकता है, तो एक्सीलरेटर कैसे व्यक्त किया जाता है, डेल्टा आई बाई डेल्टा सी। ये क्या है, ये क्लार्क का कंजप्शन कोफिशिएंट है। ठीक है, ये क्लार्क का क्या है, एक्सीलेटर है। तो कंजप्शन के कारण इन्वेस्टमेंट में क्या चेंज आएगा, ये क्या है, एक्सीलेटर है, ये क्लार्क का है। ठीक, जबकि हिग्स का जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा आई अपान डेल्टा वाई हो जाएगा। इनकम के कारण इन्वेस्टमेंट में क्या चेंजेस आएगा, ये किसका हो जाएगा, ये हिग्स का हो जाएगा। तो यहाँ हिग्स का तो दिया नहीं, तो क्लार्क का ही होगा एक्सीलेटर, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, कह रहा है इसमें which of them is not type of equilibrium, इसमें कौन कौन कह रहा है कि कौन सा इसमें इक्विलिब्रियम टाइप नहीं है। ठीक है, तो स्टेबल भी होता है, अनस्टेबल भी होता है, नेचुरल भी होता है, यही नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, प्रोबेबल जो है ये नहीं होता है, बाकी सब होता है। हु हैज फर्स्ट यूज टर्म ऑफ न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, जो न्यूट्रलिटी ऑफ मनी सबसे पहले हेग ने यूज किया था, हेग ऑप्शन में है। हाँ ये ठीक है, इस शब्द का प्रयोग किसने किया था, हेग ने किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु एमंग द फॉलोइंग द इकोनॉमिस्ट proposed the idea of charges bank rate impact on the economy through the short term rate of interest and working capital। ठीक, अच्छा, किस अर्थशास्त्री का विचार है कि बैंक दर में परिवर्तन ब्याज दर में अल्पकालीन दरों में कार्यशील पूंजी के माध्यम से, ये तो हार्ट्रे दे थे, हार्ट्रे ने क्या बोला था, हार्ट्रे ने बोला था कि एक मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, एक मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, एक नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट ये ज़्यादा है तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये जो हमारी कैपिटल लगती है उसका रिटर्न है, तो ये वो ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट होगा, तो मार्केट एक्सपेंशन होगा। ठीक है, और लेकिन ये कम होगा, मान लो ऐसे मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें एक्सपेंशन होगा, इसमें कंट्रैक्शन होगा, और इससे ये ट्रेड साइकिल फ्लैक्चुएट होती रहेगी। ठीक है, फिलिप्स वक्र किसके बीच संबंध स्थापित करता है, चलिए बताइए, फिलिप्स वक्र किसके बीच संबंध स्थापित करता है, तो ये इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट भी करता है। देखिए ये बेरोजगारी इधर और इधर इन्फ्लेशन, इसके बीच क्या है, रिलेशन बता रहा है
कि मुद्रास्फीति ज़्यादा होगी, मुद्रास्फीति मान ली यहाँ अब ज़्यादा होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, मतलब बेरोजगारी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा किसके भी संबंध है, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ना कि एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफरेंट पॉइंट ऑफ आ डिमांड कर्व। कह रहा है एक मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होंगी। एक एक डिमांड कर्व है मान लो ऐसे, तो यहाँ मान लो ई इज इक्वल टू 1 होता है, यहाँ होता है ई इज लेस देन 1 होता है, और यहाँ क्या होता है ई इज ग्रेटर देन होता है। तो एक ही मांगों पर जो इलेक्ट्रिसिटी होगी डिफरेंट डिफरेंट होगी। ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, ऑन वन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्वांटिटिव, क्या कह रहा है, क्वांटिटिव मतलब मात्रात्मक, क्रेडिट कंट्रोल करता है। इसमें कह रहा है कौन सा एक इंस्ट्रूमेंट है जो मात्रात्मक, मात्रा या क्वांटिटी को कंट्रोल करता है, तो क्या है, मोरल प्रेशर नहीं, नैतिक दबाव। इसमें कोई मात्रा नहीं है, ये तो बैंक केवल, ये इसमें आरबीआई बैंकों से कहता है, तो ये होगा नहीं। रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट ये भी नहीं होगा। पब्लिसिटी प्रचार ये भी नहीं होगा। बैंक रेट के माध्यम से सीधा सीधा कंट्रोल होता है पैसा, क्योंकि बैंक रेट बढ़ा दो तो क्या होगा उसके बाद में, कि जब बैंक रेट बढ़ जाएगा तो उसमें जो कमर्शियल बैंक होंगे उसको, अब वो मतलब ज़्यादा रेट, मतलब उनको ज़्यादा ज़्यादा रेट पर क्या होगा कि मतलब पैसा लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो कम पैसा लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। इन इंडिया दी हाईएस्ट शेयर पावर जनरेशन इंफ्रा, कह रहा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर किसमें, किसमें इंडिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर जो ऊर्जा है उत्पादन कौन सा करता है, तो हाइड्रो पावर, थर्मल पावर, सोलर पावर, एटॉमिक पावर। सबसे ज़्यादा क्या करेगा, सबसे ज़्यादा थर्मल पावर करता है, कि इसी से अभी चल ही रहा है सब चीज़ें। थर्मल पावर कोयला वैला से जो चीज़ चल रही है उससे। ठीक है, उसके बाद क्या है, थर्मल पावर, पावर के बाद फिर हमारा हो जाएगा थर्मल पावर, फिर हाइड्रो पावर होना चाहिए। ठीक है, थर्मल पावर, हाइड्रो पावर, फिर सोलर पावर, उसके बाद एटॉमिक पावर। ठीक है, ऐसे सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इस पे सही है। इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम अस्तित्व में आता है जब, जब जब क्या होता है, परिवर्तनशील अनुपात का नियम अस्तित्व में क्या होता है, जब लेबर और कैपिटल क्या होते हैं, लेबर और कैपिटल, इसमें क्या होता है, कैपिटल स्थिर होता है और लेबर परिवर्तनशील होता है, ऐसा ऑप्शन दिया है। देयर इज अ फिक्स फैक्टर ऑफ वेरिएबल, देयर इज अ फिक्स फैक्टर, एक एक साधन स्थिर और एक परिवर्तनशील होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, और यही चीज होता ही है। ठीक है, क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, ये किसमें होता है, अल्पकाल में, जिसमें कैपिटल क्या होता है, परिवर्तनशील नहीं होता है। इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ये ऐसे। ठीक, ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन, यहाँ इसको इकोनॉमिक जोन जोन बोलते हैं, जहाँ पर जो प्रोड्यूसर होता है वो प्रोडक्शन करता है। ठीक, इसमें ऐसे चली जाएगी एमपीसी, ऐसे निकल जाएगी एपीसी, नहीं इसे मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मतलब एमपी, और ये एपी होती है। ठीक है, द कंडीशन, उपयोगिता विश्लेषण में वह स्थिति जो उपभोक्ता को संतुलन दर्शाती है। कह रहा है कि उपयोगिता विश्लेषण की वह स्थिति जो उपभोक्ता को संतुलन दर्शाती है, जो उपभोक्ता होता है उसको संतुलन दर्शाती है। ठीक है, तो इसका फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी वाई अपॉन पी वाई। ठीक है, ऐसा कंडीशन कहीं लिखा है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, तो इसको हम भी चेंज करते हैं, ये भी चेंज किए होंगे। तो ये जो मार्जिनल यूटिलिटी वाई इसको नीचे कर देते हैं इसके, ये हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी एक्स अपान मार्जिनल यूटिलिटी वाई, इसको यहाँ रख दिए, इसको इस साइड ट्रांसफर कर देते पी एक्स अपान पी वाई। ऐसा कहीं लिखा है क्या, ऑप्शन नंबर डी ऐसा लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है, क्या दिक्कत है। देखिए ओपेक कंट्रोल ऑयल एक्सपोर्ट थ्रो, कह रहा है ओपेक जो है तेल निर्यात पर नियंत्रण रखता है, ये कार्टेल बना लिया, कुछ कंट्री इसमें है वो क्या किए हैं, जो तेल व्यापार करते हैं कार्टेल बना लिए हैं, ताकि उनकी प्राइस
डिक्रीज नहीं हो, सभी लोग एक ही प्राइस पर तेल बेचें ना, तो सबके पास तेल ज़्यादा है, कोई सस्ते में बेच कर अगला का मार्केट तोड़ तोड़ देगा। इसलिए सब मिलकर क्या क्या कर लिए हैं, 13 देश हैं उसमें क्या कर लिए हैं, उसमें एक ओपेक बना लिए हैं, कार्टेल बना लिए हैं, जिससे उनकी प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहे। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ, ऑस्ट्रिया में ओपेक का। ठीक है, 1960 के समय में बनाया गया था इराक में। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या होता है, कहता है कि ये पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाए तो क्या होगा। ठीक है, फिलिप्स वक्र दाहिने की तरफ प्रस्थापित हो जाएगा। फिलिप्स वक्र दाहिने की तरफ फलित, फिलिप्स वक्र पहली बार शिफ्ट नहीं होगा, ये शिफ्ट वाली बात पहले हटा दो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, बी गलत हो गया। मूवमेंट ऑफ द फिलिप्स कर्व इज सच दैट अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज एंड द इन्फ्लेशन इज रिड्यूस। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज एंड इन्फ्लेशन रिड्यूस। अच्छा, नहीं, क्यों? जब सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट जो होगा वो हमारा डिक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज नहीं होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, इंक्रीज नहीं होगा, ये डिक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने पर सबको रोजगार मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा। ठीक, मूवमेंट ऑफ द फिलिप्स कर्व सच दैट द अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, रिड्यूस होगा, एंड इन्फ्लेशन इज इंक्रीज। ठीक है, और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा ऐसे। ये हमारा क्या है, ये हमारा फिलिप्स कर्व है। ठीक, मान लो यहाँ पर कुछ हम हैं, कहाँ पे है, यहाँ पे है, इस पॉइंट पर अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, लेकिन जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मतलब कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दी, तो जब एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी तो मार्केट में पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो उससे क्या होगा, बहुत सी चीज़ें मतलब उससे बनवाई जाएंगी सब, जैसे एक्सप्रेस भी एक्सप्रेस भी बनवाया जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास बनाया जा रहा है, तो इससे क्या होगा, इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा मार्केट, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा बेरोजगारी कम हो जाएगी, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। ठीक है, इन्फ्लेशन पहले पाई 1 था, ये पाई 2 हो जाएगा। ठीक, अनएम्प्लॉयमेंट 1 था, अनएम्प्लॉयमेंट 2 हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। ठीक, अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जस्ट अ क्लिक उसमें टाइम लैग होता है, जिसके कारण क्या होता है कि इन्फ्लेशन तुरंत बढ़ जाता है, क्योंकि तुरंत पैसा मार्केट जाने जाने पर तुरंत रोजगार सबको मिल नहीं जाता, उससे खर्च, जब खर्च करना शुरू होता है तो उसमें इन्फ्लेशन आ जाता है, और उस समय लोग काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उनकी वेजेस बढ़ा दी जाती है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स का कॉम्बिनेशन क्या है। ठीक है, वेल्थ टैक्स एंड इनकम टैक्स। देखिए, एक्साइज ड्यूटी, जो जो प्रोडक्ट शुल्क है, जो प्रोडक्ट पर शुल्क लग रहा है, मतलब टैक्स लग रहा है, वो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स टैक्स हुआ, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये गलत हो गया। सर्विस टैक्स एंड इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स हुआ, ये भी गलत हो गया। वेल्थ टैक्स, वेल्थ मतलब धन, जो तुम्हारा धन है, तो तुम्हारे धन पे लगा तो तुम्हारे ऊपर लगा, डायरेक्ट लगा, और इनकम टैक्स तुम्हारा इनकम जो है उस पर लगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा, ये डायरेक्ट टैक्स हुआ। ये जिस पर लगेगा उसी पर ही ये, मतलब उसी पर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये कहीं हम इसको ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जहां पर लगेगा वहीं करापात होगा इसका। इसमें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द क्रॉस प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, मांग की आड़ी लोच की कीमत क्या होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि जैसे हम फार्मूला डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी लिखते हैं इलास्टिसिटी का, वैसे ही फार्मूला इसका भी होगा। यहाँ Q1 कर दो, यहाँ 1 कर दो, यहाँ 2 कर दो, यहाँ पर P2 कर दो, यहाँ पर Q1 कर दो, हो गया। यहाँ पर 1 कर दो। ठीक है, और यही फार्मूला यहाँ पर लिखा गया, तो फार्मूला ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। इन हुइच मार्केट फॉर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, कह रहा है कि मार्जिनल रेवेन्यू या मार जो है वो प्राइस के बराबर हो, ये कहाँ पे होता है, परफेक्ट कंपटीशन में होता है ऐसे, यहाँ पे, यहाँ एम आर ए आर सब बराबर नहीं होता है, एम आर इज इक्वल टू ए आर, इसी पर सब बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या, परफेक्ट कंपटीशन, ऑप्शन नंबर डी सही। नाबार्ड वाज स्टेब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन, नाबार्ड जो है वो किसके रिकमेंडेशन के पर स्थापित किया गया था, तो नाबार्ड जो है वो शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पर मतलब स्थापित किया गया था, कब, 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 में स्थापित किया गया था। ठीक है, नाबार्ड कृषकों को प्रत्यक्ष ऋण नहीं देता, मतलब नाबार्ड जो है कि कभी भी यहाँ से आप डायरेक्ट ऋण नहीं ले सकते हैं, डायरेक्ट इससे लोन नहीं ले सकते, यह क्या करता है, जो सहकारी बैंक है
कोऑपरेटिव बैंक है उनको ऋण मुहैया कराता है और उसके द्वारा आप लोग ऋण ले सकते हैं, किसान लोग यहाँ से ऋण लेते हैं, ठीक है। कीन्स वाज मोस्ट मोस्ट कीन्स वाज मोस्ट कंसर्न विद, कीन्स सबसे अधिक संबंधित किससे हैं? कीन्स सबसे अधिक संबंधित है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक, ऑप्शन नंबर ये सही है, क्योंकि इन्हीं में है मांग मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है, पैसे जाते हैं ऐसे ऐसे, यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाता है, फिर यहाँ से क्या होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन या मांग मुद्रास्फीति उत्पन्न होने लगती है। अच्छा, इसके बगल में भी क्वेश्चन है तो डायरेक्ट देखते हुए चलें। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू ऑफ द कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, कह रहा कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में कौन सा ट्रू नहीं है, ठीक है। ये तो ट्रू है, ठीक, कांस्टेंट ये भी सही है, यूलर यूलर संतुष्ट करता है ये भी सही है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन ग्रेटर देन वन ये नहीं सही है, क्योंकि इसमें क्या इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू वन होता है, ठीक, तो ये ऑप्शन डी गलत है, तो यही सही है। When was नीति आयोग फार्मूलेटेड इन इंडिया, नीति आयोग का फार्मूलेशन कब किया गया, ये कब किया गया कि ये किया गया 1 जनवरी 2015, कब किया गया 1 जनवरी 1 जनवरी 2015 में इसका फार्मूलेशन किया गया। और ये जो नीति आयोग ना है ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, ठीक है, ये एक थिंक टैंक है, ये क्या है, एक थिंक टैंक है। सी CRISIL ICRA एंड CIBIL क्या है, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, ठीक है। इसमें ये क्या है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जैसे केयर हो गया, इकरा हो गया और क्रिसल हो गया, ये सब क्या है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। एशियन बैंक का मुख्यालय क्या है, मनीला में है, इसका स्थापना कब हुआ, 1966 में हुआ, कब हुआ 1966 1996 में इसका स्थापना हुआ, ठीक है। इसमें कुल कितने देश हैं, इसमें 68 देश हैं, ठीक। टैरिफ इज नॉट अ टूल, कह रहा है परसूल की एक विधि नहीं है, क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान संतुलन है, प्रोटेक्शन है, आयतों को कम करने का ये भी है, एक्सचेंज रेट स्टेबलाइजेशन का ये मतलब तरीका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। हु इज बेनिफिटेड द ड्यूरिंग द मनी इन्फ्लेशन, मनी इन्फ्लेशन के दौरान कौन इसमें लाभ पाएगा, किसको इसमें लाभ होगा, जो पेंशनधारी है, जो पेंशनधारी है, मान लो इसकी सैलरी कितना है 50,000, मतलब इसको पेंशन कितना मतलब मान लो 50,000, ठीक, तो इन्फ्लेशन आ गया तो इसको लाभ थोड़ी ना होगा, क्योंकि इसका पेंशन फिक्स है, ये तो घाटा में चला गया, क्योंकि परचेजिंग पावर से लॉस हो जाएगी ना, तो ये तो होगा नहीं। ऋणी जो ऋण लिया है तो इसको भी कोई उसमें प्रॉफिट नहीं होगा, तो ये भी क्या है, घाटे में चला जाएगा, क्योंकि मान लो इन्होंने 100 रुपया लिया है, 100 रुपया की वैल्यू घट गई, सॉरी जो ऋणी है उसी को लाभ होगा, सॉरी, क्योंकि जो ऋणी है अब जो पैसा लिया है वो पैसा जब वापस करेगा तो उसकी वैल्यू घट घट जाएगी, जो लेंडर है उसको घाटा होगा, लेंडर जो है उसको घाटा होगा, क्योंकि इसको तो फायदा होगा, क्योंकि इन्होंने पैसा मान लो 100 रुपये लिया था और 100 ही रुपये वापस कर रहा है, तो इसको तो घाटा हो जाएगा इन्फ्लेशन के समय में, लेकिन इसको प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो लेंडर को घाटा होगा, बचत करता को घाटा होगा, जो ऋणी है उसी को फायदा होगा, क्योंकि जिस समय वो पैसा वापस कर रहा है उस पैसे की वैल्यू कम हो गई है, तो बारोवर को तो फायदा होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इसमें इस चीज़ को ध्यान रखना होगा, व्हेन अ कंट्री विल बी कॉल्ड कैपिटल एबेंडेंट, इसमें कह रहा है कि हेक्सर होल्डिंग के सिद्धांत में साधन प्रचुरता के कारण कब किसी देश की पूंजी प्रचुर कहा जाएगा, किसी देश को मतलब देश ए को, यहाँ ऐसा डिफाइंड नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ लिखा आ कंट्री, तो हम मान लेते हैं कंट्री ए की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, कंट्री ए की, कह रहा है किसी कंट्री को साधन प्रचुर कब कहा जाएगा, ठीक है, तो जहाँ पर साधन प्रचुर होगा वहाँ पर उसकी प्राइस कम होगी, जैसे मान लो किसी के यहाँ कैपिटल बहुत ज़्यादा, मान लो हमारे यहाँ लेबर बहुत है, तो लेबर की बेज यहाँ का क्या होगी, कम होगी, यहाँ क्या होगी, बेज कम होगी, ठीक है, और किसी के यहाँ कैपिटल ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या होगा, उसका रेंट कम होगा, ठीक है, तो तो जहाँ पर कैपिटल होगा, क्या कह रहा है, कैपिटल एलिमेंट, तो जहाँ पर कैपिटल ज़्यादा होगा उसकी प्राइस कम होगी, तो ऐसा हमको ढूंढना है कि जहाँ पर प्राइस कम हो, जैसे ऑप्शन नंबर सी में जाएंगे तो प्राइस ऑफ कैपिटल एंड प्राइस ऑफ लेबर, मतलब प्राइस ऑफ लेबर हाई है और प्राइस ऑफ कैपिटल कम है, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कम आ जाएगी, और जब वैल्यू कम आएगी तो
तो ये मतलब ये ज़्यादा हुआ ये कम हुआ, ठीक है। तो आप तो ए में ढूंढना है, तो ये देखिए ए में ढूंढना है, कंट्री ए में, कंट्री में क्या है, ऑप्शन नंबर सी में ऐसा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है कि साधन मतलब साधन प्रचुरता ढूंढना है, वो भी प्राइस के अकॉर्डिंग। यदि मान लो फिजिकल कैपिटल बोलता है तो हम ऐसा ढूंढते, कैसा, कैपिटल अपॉन लेबर, तब इसको ग्रेटर देन ढूंढते हैं, ठीक है, ऐसे ढूंढते हैं ग्रेटर देन। ऐसा क्वेश्चन हम कभी कराएंगे तो बताएंगे दोनों को अलग अलग, ठीक है। ये एक कंफ्यूजन क्वेश्चन बहुत लोगों के लिए होगा, क्योंकि प्राइस और कैपिटल दोनों अलग है, मतलब जहां पर फिजिकल कैपिटल ज्यादा होगा उसकी प्राइस कम होगी, लेकिन यहाँ फिजिकल कैपिटल प्राइस के फॉर्म में दिया है, इसलिए इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए पूरे की। तो हम मानेंगे कंट्री ये क्या है कि मतलब कैपिटल एविडेंट है, ठीक। तो प्राइस ऑफ कैपिटल कम हुआ और प्राइस ऑफ लेबर ज़्यादा हुआ, इसलिए पूरी वैल्यू कम हो गई, इसका मतलब कंट्री ये क्या है, ये कंट्री जो है ये हमारा कैपिटल एविडेंट कंट्री है। हुई थ्योरी इज द एग्जामिन बाय द लियोन्टिफ पैराडॉक्स, लियोन्टिफ विरोधाभास के सिद्धांत का अध्ययन करता है, ठीक है। तो लियोन्टिफ जो विरोधाभास है ये हेक्सर ओलिन का अपोजिट थ्योरी है, मतलब हेक्सर ओलिन बोलते हैं कि जिस कंट्री में जो फैक्टर ज़्यादा है वो मतलब उस गुड्स का इंपोर्ट करता है। मान लो लेबर ज़्यादा है तो यहाँ लेबर से बनी हुई वस्तुओं का हम एक्सपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, जैसे कपड़ा या राइस, ठीक है। अमेरिका में कैपिटल ज़्यादा है तो अमेरिका का क्या करेगा, लैपटॉप का एक्सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये कैपिटल गुड्स है, ठीक है। लेकिन जब लियोन्टिफ आते हैं तो क्या कहते हैं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। इन्होंने क्या किया, एक इंपेरिकल स्टडी किया। इंपेरिकल स्टडी का मतलब हुआ कि क्रॉस सेक्शनल डाटा और टाइम सीरीज डाटा लेकर अध्ययन किया गया और पाया गया कि जहाँ पर कैपिटल ज़्यादा है वो लेबर इंटेंसिव गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहा है, और जहाँ पर कैपिटल ज़्यादा है जहाँ पर लेबर ज़्यादा है वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहा है। तो हेक्सर ओलिन का विरोधाभास है, किसका विरोधाभास है, ये हमारा हेक्सर ओलिन का विरोधाभास है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। द लास्ट 5 ईयर प्लान, द लास्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वाज, क्या था, 12 था, 12 5 ईयर प्लान था, इसके बाद कोई प्लान आया नहीं, नीति आयोग आ गया। कब आया नीति आयोग, 2015 में, ठीक, 1 जनवरी 2015। ट्रेड साइकिल इज द प्योरली मॉनेटरी फिनोमिना, मॉनेटरी फिनोमिना किसने बोला था, हार्ट्री ने बोला था। हार्ट्री क्या बोलते हैं, नेचुरल रेट ऑफ, सॉरी, एक मिनट, सॉरी, क्या बोलते हैं, हाँ, नेचुरल इंटरेस्ट रेट एंड नेचुरल इंटरेस्ट रेट एंड क्या बोलते हैं, मार्केट इंटरेस्ट रेट। ये क्या होगा, मार्केट इंटरेस्ट रेट होगा, ये नेचुरल इंटरेस्ट रेट होगा। जब नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, और नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा ज़्यादा होगा, तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ कंट्रैक्शन हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है। सरकार द्वारा अंतरण भुगतान निवल घरेलू उत्पादन में शामिल नहीं किया था, कह रहा है कि ट्रांसफर ऑफ पेमेंट बाय द गवर्नमेंट आर द नॉट इंक्लूडेड इन द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बिकॉज, कह रहा है कि जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है, मतलब जैसे जीडीपी होता है, क्या होता है, जीडीपी, इसमें से डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमारा निकल जाएगा एनडीपी, एनडीपी, ठीक है, एनडीपी, एनडीपी क्या हो जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक। तो कह रहा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ट्रांसफर भुगतान, जो ट्रांसफर पेमेंट करते हैं उसको शामिल नहीं किया था। उसका कारण क्या हुआ है, ट्रांसफर पेमेंट को इसलिए नहीं शामिल किया था क्योंकि वो कोई प्रोडक्शन नहीं होता है। हमको वो चीज़ शामिल करना है जो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है, वैसे चीज़ को नहीं शामिल करता है जिसके द्वारा कोई उत्पादन नहीं होता है, कोई वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन नहीं होता है, ठीक है, ऐसी चीज़ों को नहीं शामिल करना। तो देखते हैं, या लाभार्थियों को सरकार द्वारा प्रदान उपहार होता है, या लाभार्थियों को प्रत्यक्ष आय होती है। उन भुगतानों की बराबरी करने के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं में कोई तथ्य तथ्य संबंधी उत्पादन नहीं है, ठीक है। नो करस्पॉन्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कह रहा है नो करस्पॉन्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज, क्यों, टेकन प्लेस मच सच पेमेंट, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कोई प्रोडक्शन नहीं करता, कोई करस्पॉन्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं करता, क्या, ये ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको एनडीपी में नहीं शामिल करेंगे। एनडीपी मतलब जी, मतलब इसमें डिप्रेशन को ऐड कर दे तो जीडीपी हो जाएगा, मतलब जीडीपी में या एनडीपी में नहीं शामिल करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। If borrowing and liability are added to the budgetary deficit,
ये फिजिकल डेफिसिट होता है और क्या। फिजिकल डेफिसिट में क्या होता है, जो हमारा कुल एक्सपेंडिचर होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम, ठीक है। प्लस इसमें क्या जोड़ देंगे, इसमें बारोइंग जोड़ देंगे, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एक फिजिकल डेफिसिट। ए अच्छा, इसके बगल वाला भी क्वेश्चन देखते चलते हैं। हेक्सर रोलिंग के अनुसार विभिन्न देशों के बीच व्यापार का कारण क्या है, फैक्टर एंडोमेंट है। जिसके पास जो फैक्टर ज्यादा होगा उसी से वो चीज एक्सपोर्ट करेगा, तो व्यापार कारण इन्होंने माना था क्या है, फैक्टर एंडोमेंट है। एन ऑप्टिमम टैरिफ, इष्टतम पर शुल्क है क्या है। इष्टतम पर शुल्क में क्या होता है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड बेहतर होता है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट्स द टर्म्स ऑफ ट्रेड, यही लिखा, पहला ऑप्शन यही लिखा है, जो बात कर रहे हैं तो कहीं कुछ करना ही नहीं है। आ गुड्स इज कॉल्ड द गिवन गुड्स व्हेन द इनकम इफेक्ट, गिवन गुड्स कब होगा, जब इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक। ऐसा ऑप्शन देखो वही सही होगा। पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन द सब्स्टिट्यूशन इनकम इफेक्ट, पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, पहला ही ऑप्शन लिखा है, जो हम चीज यहाँ लिखे हैं वही चीज, ठीक है। इस चीज को याद कर लो। अब ये चीज पीजीटी के एग्जाम में जो आएगा वहां पर यही चीज आएगा, क्योंकि एस एन लाल की बुक से लिया जाएगा, एस एन लाल में ऐसा ही लिखा है, तो ये सही है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्रीगेट डिमांड कर्व स्टार्टेड, एग्रीगेट डिमांड कर्व ऐसे हम बनाए, देखो हम लोग ऐसे बनाए, ठीक है। तो कहाँ से, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, इसके ऊपर से होगा, तो ऐसा ऑप्शन देखो। मूल बिंदु से, ये होगा नहीं। बिलो दी ओरिजिन नहीं हुआ, क्योंकि बिलो दी ओरिजिन मतलब इसके नीचे से, यहाँ तो होता नहीं। पॉइंट अबव दी ओरिजिन, ऑप्शन नंबर सी सही है, ये पॉइंट अबव दी ओरिजिन, ठीक है। बाय डेफिनेशन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज, मार्जिनल एमपीसी क्या होता है, एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपान डेल्टा वाई, ठीक है। ऐसा ऑप्शन ढूंढो, ऐसा ऑप्शन क्या है, डेल्टा सी अपान डेल्टा वाई, ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई करो इसको, ठीक। और सॉरी, मतलब इसको ये तो ए पी सी लिखा है, सॉरी, ये लिखा है डेल्टा सी अपान डेल्टा वाई, ऑप्शन नंबर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट इज ड्यू टू, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी एंड तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बीच अंतर होता है, ठीक। द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट, कह रहा है जीएनपी एंड एनएनपी के बीच डिफरेंस क्या होता है। जीएनपी से या डिप्रिसिएशन को हम माइनस कर दें, डिप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो हमारा एनएनपी आ जाएगा, तो क्या दिक्कत है। डिप्रिसिएशन देखो कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर सी सही है। इक्विलिब्रियम इज अ कंडीशन वेयर, इक्विलिब्रियम एक कंडीशन है जहां पर क्या होता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होता है, कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन सही है, प्रोड्यूसर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, आप फार्म गेट द मैक्सिमम आउटपुट सही है, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर सही है, क्योंकि इसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट वहां होता है जहां मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होता है, ठीक है। व्हेन अ कंट्री इम्पोज import ड्यूटी, क्या कहते हैं, import ड्यूटी, देन अ कंज्यूमर सेविंग ऑफ द कंट्री, जब import ड्यूटी लग गया इसका मतलब कि अब जो गुड्स एंड सर्विसेज भारत में आएंगी, ठीक है, वो महंगी हो जाएंगी, तो हमारा जो सेविंग होगा, अब उसी को खरीदने में जहाँ मान लो कि 100 रुपये लग रहा था, अब 150 रुपये लगेगा, तो घट जाएगा, तो हमारा सेविंग क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्या दिक्कत है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ द सिचुएशन ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप सॉ, कह रहा है लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, तरलता पसंदगी सिद्धांत में तरलता जाल की स्थिति दर्शाता है। डिमांड फॉर मनी का भी परफेक्ट इलास्टिक, हाँ। देखो तरलता जाल हम ऐसे बनाए, तो ऐसे क्या हो जाएगा, ये जो हमारा एलपी हो जाएगा, ये क्या है, परफेक्ट इलास्टिक हो जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, क्योंकि ये हमारा जो लिक्विडिटी ट्रैप हो जाता है, यहाँ पर सब चीज़ें फंस जाती हैं, इन्वेस्टमेंट होना बंद होता है। तो डिमांड फॉर मनी कर्व परफेक्ट इलास्टिक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। डिमांड फॉर मनी का परफेक्ट इन इलास्टिक कह रहा है ऐसे, तो ऐसा तो होता नहीं है, तो ये गलत है। सप्लाई ऑफ मनी का भी परफेक्ट इन इलास्टिक कहने का मतलब हुआ, सॉरी, सप्लाई ऑफ मनी का मतलब ये हुआ कि ऐसे कुछ हो जाए, ठीक है, ये
और कौन सप्लाई ऑफ मनी, मतलब कि मनी सप्लाई EMS, डिमांड नहीं, जबकि हमको यहाँ पूछा है डिमांड पूछा है, ठीक है। और मनी सप्लाई RBI करती है, तो सप्लाई से कोई मतलब ही नहीं, तो ये भी गलत है। डिमांड फॉर मनी, ये कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही है। द जेंडर एम्पावरमेंट मेजर वाज इंट्रोड्यूस इन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट फ्रॉम द ईयर, किस ईयर में किया गया था, ठीक है। मानव प्रगति व्याख्या में किस वर्ष से लैंगिक सशक्त माप को आरंभ किया जाता है? ये 1995 से आरंभ किया जाता है, जिसको एनडीपी ने दिया था। किसने? यूएनडीपी अथवा देखिए इसको या तो यूएनडीपी बोलेंगे अथवा क्या बोलेंगे, HDR, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि 2000 कह रहा हूँ 1995 में क्या किया था, GER बनाया था। GER क्या है? जेंडर एम्पावरमेंट मेजर, ठीक है। जेंडर एम्पावरमेंट मेजर इन्होंने इस चीज़ को बनाया, जो कि क्या करेगा कि जो इस चीज़ का मतलब जो हमारा लैंगिक असमानता है उस चीज़ को ये मेजर करेगा, ठीक है। और इसी ने 2010 में क्या बनाया, कब? 2010 में क्या बनाया? GII, ठीक है। जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स कब बनाया? 2010 में बनाया। कीन्स ने स्थितिक अंतराल की अवधारणा की व्याख्या अपनी पुस्तक में की। हाउ टू पे फॉर दीवार, इसको ये रट लीजिए, हाउ टू पे फॉर दीवार। हाउ टू पे फॉर दीवार में कीन्स ने क्या किया? इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप मतलब स्थितिक अंतराल की अवधारणा की व्याख्या किसमें की? हाउ टू पे फॉर दीवार में की है, ठीक है। इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ, पर शुल्क लगाने के फलस्वरूप क्या होता है? जब टैरिफ लग जाता है तो क्या होता है? जब टैरिफ लगेगा तो निर्यात के मूल्यों में कमी, आयात के मूल्यों में इंक्रीज द प्राइस ऑफ इंपोर्ट, ऑप्शन नंबर डी सही है। इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ लीड्स, जब टैरिफ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? जो इंपोर्ट की गुड्स होगी, प्राइस होगी उसकी बढ़ जाएगी, तो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इंपोर्ट, बाकी कुछ होगा नहीं। डिक्रीज द प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ इंपोर्ट, ऐसा ये सब होगा। इंक्रीज द प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट ऐसा भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक। अब जैसे होता क्या है, आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर सी दिया है, सी दिया है, जबकि सही उत्तर, हाँ सही उत्तर डी है, सी कहाँ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टूल ऑफ फिजिकल पॉलिसी, कह रहा है इसमें कौन सा फिजिकल पॉलिसी का टूल नहीं है? बजटरी पॉलिसी, ये तो है ही फिजिकल पॉलिसी का टूल। पंप प्राइमरी स्पेंडिंग, ये भी है। टैक्सेशन पॉलिसी, ये है। बैंक रेट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ये नहीं है, ठीक है। कीन्स ने जेबीसी के किस नियम को गलत माना? लॉ ऑफ मार्केट, जेबीसी का जो नियम था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, उसको इसने गलत माना। उन्होंने क्या, डिमांड क्रिएट्स इट्स ऑन सप्लाई, नॉट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, तो उनके लॉ ऑफ मार्केट को गलत मान लिया। इसको हम बोल सकते हैं जेबी से लॉ, मतलब बी से लॉ, इसी को इन्होंने गलत मान लिया, किसने? किन्स ने, तो ऑप्शन नंबर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच आर द फॉलोइंग नॉट नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर नहीं करता? हम देखिए, मोड करता है, मीडियन करता है, समांतर माध्य करता है, ये सब करता है। जो रेंज है ये नहीं करता है, क्योंकि ये करता है पहली वैल्यू लेता है और लास्ट की वैल्यू लेता है, तो बीच में जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसको मेजर कहाँ से कर पाएगा? बाकी सब तो कर लेगा, ये नहीं कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कह रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एच डी आई कब आया? 1990, किसने दिया? महबूल उल हक, जो पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थी, और अमर्त्य सेन ने, ठीक है। 1990, इसमें जो इंडेक्स लिए गए वो क्या लिए गए? देखिए इसको याद करिए, LP, नहीं सॉरी, LIL, जिसमें, सॉरी रुकिए, इसमें लिया गया लिटरेसी लिया गया, ठीक। LP LPL, ठीक है। लिटरेसी लिया गया, पर कैपिटल इनकम लिया गया, और एल से क्या? लिटरेसी, पर कैपिटल इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, ठीक है। क्या लिया गया? जीवन प्रत्याशा।
सॉरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पर कैपिटल इनकम और लिटरेसी रेट। इनफाइनाइट मोर्टेलिटी रेट को नहीं लिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। जो नहीं लिया गया उसी ढूंढना है। ठीक, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, LPL, लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर कैपिटल इनकम और लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर कैपिटल इनकम और उसके बाद L लाइफ लिटरेसी रेट। ठीक है, तो इसमें तीन चीज को लिया गया, लिटरेसी रेट, पर कैपिटल इनकम और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यूलर थ्योरम प्रमेय क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन से। यूलर थ्योरम क्या कहता है कि जितना प्रोडक्शन होगा और जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे उसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। क्वांटिटी इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। मान लो कि प्रोडक्शन 100 का हुआ और 50 योगदान किसका है, लेबर का है, तो 50 योगदान कैपिटल का भी होगा। ये भी 100 हो गया, ये भी इक्वल टू 100 हो गया। ठीक है, इस चीज की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अकॉर्डिंग टू अपॉर्चुनिटी कास्ट थ्योरी हैवलर फुलफिल्ड फुल स्पेशलाइजेशन अकर्स। कह रहा हैवलर के अनुसार, जो हैवलर है उनके अनुसार पूर्ण विशिष्टीकरण कब होता है। देखिए, तो इसके कंडीशन क्या है, एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है, ठीक, और एक कंडीशन ये है। इस केस में क्या होगा, पूर्ण विशिष्टीकरण होगा। क्या होगा, पूर्ण विशिष्टीकरण। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, पूर्ण विशिष्टीकरण। इसमें क्या होगा, हाफ विशिष्टीकरण। ठीक है, हाफ विशिष्टीकरण। ठीक, ये कभी पूछा तो इसमें क्या होगा, इसमें हाफ विशिष्टीकरण होगा, पूर्ण स्पेशलाइजेशन नहीं होगा। इसमें क्या होगा, पूर्ण स्पेशलाइजेशन होगा। तो जहां पर कांस्टेंट होगा वहां पर पूर्ण पूर्ण स्पेशलाइजेशन होगा। रिप्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व सेटिस्फाइंग द कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कास्ट। क्या होगा, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कास्ट। ये क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, तो ये क्या है, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कास्ट है। यहाँ अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या है, कांस्टेंट है, तो इसमें पूर्ण विशिष्टीकरण होगा। इसको याद करिए। फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई, फाइनेंस कमीशन जो है वो किसके द्वारा गठन किया जाता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा गठन किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। ये संविधान के अनुच्छेद 380 के अंतर्गत आता है, 280 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कास्ट वर्जन कंपैरेटिव कास्ट थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस बाई। अपॉर्चुनिटी कास्ट जो है उसको कंपैरेटिव कास्ट में किसने इंट्रोड्यूस किया था, जो अपॉर्चुनिटी कास्ट है, सॉरी सॉरी, हाँ, कंपैरेटिव कास्ट जो है उसको अपॉर्चुनिटी कास्ट में किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो किसने किया था, हैविलर ने इसको किया था। अब जो ये कंपैरेटिव कास्ट थ्योरी है, ये कंपैरेटिव कास्ट है, इसी को सब लोगों ने प्रयोग किया, किसने, हैविलर ने, GS मिल ने और हेक्सरोले ने, इसी को सब लोग लेकर चले गए। ठीक है, सीमांत उपभोग प्रति MPC का मूल्य है जब सीमांत बचत की प्रवृत्ति शून्य। कह रहा है कि जब MPC क्या है, मतलब MPC क्या होगी जब MPS क्या है, शून्य है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार लिखते हैं, MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। यही होता है। ठीक है, MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। कह रहा है इसको हम जीरो कर दें तो क्या हो जाएगा, इसको जीरो कर देंगे तो MPC क्या हो जाएगी, MPC तो एक ही बचेगी ना, तो MPC क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। क्योंकि हम कोई सेविंग करेंगे नहीं तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पूरा पूरा पैसा खा लेंगे, तो एक ही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए, पूंजी एवं श्रम के निरंतर प्रतिस्थापन किसके द्वारा होता है, पूंजी एवं श्रम का निरंतर प्रतिस्थापन किसके द्वारा होता है, स्मूथ कॉन्वेक्स आइसोकांट, और देखते हैं ऑप्शन क्या है, किंग्ड आइसोकांट। देखिए, लीनियर आइसोकांट कहीं लिखा है, ये सही है, लीनियर आइसोकांट करो, क्योंकि लीनियर में ही क्या होगा, हम स्मूथ प्रतिस्थापन कर पाएंगे, जैसे यहाँ पे। ठीक, ये है लीनियर। तो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ एक के बदले एक होता जाएगा, एक के बदले एक होता जाएगा। ठीक, द एशियन डेवलपमेंट हेडक्वार्टर, ये कब आया था, 1966 में आया था, मनीला में है। ठीक है, इसमें कितने देश हैं, कितना, 48 ऐसे कुछ थे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको सुमेलित करना है। ठीक है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, लिक्विडिटी जहाँ लिक्विडिटी प्रेफरेंस ऐसे पूछा गया और थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, उसको केस पे लेके जाओ, क्या हो जाएगा, केस। अब इंस्टेंस थ्योरी या ब्याज का त्याग सिद्धांत,
ब्याज का जो त्याग सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? सीनियर के द्वारा दिया गया था। ठीक, ऑप्शन नंबर ये सही है। टाइम प्रेफरेंस फिशर है। ऑस्ट्रेलियन थ्योरी थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट किसने दिया था? बॉम्बार्क ने दिया था। इसमें क्या था? इसमें इन्होंने बताया था कि इसमें जो इन्होंने बताने की कोशिश किया था, एक मिनट को याद नहीं आ रहा क्या बताया था इन्होंने। हाँ, इन्होंने बॉम्बार्क ने बताया था कि जो प्रेजेंट कंजप्शन है या मतलब प्रेजेंट जो वैल्यू है वो ज़्यादा होती है फ्यूचर वैल्यू से, इसलिए हम ब्याज लेते हैं। अब मान लो हम किसी को, आज हमारे पास पैसा है, हम किसी को हम दे देते हैं, तो ब्याज हम इसलिए देते हैं क्योंकि वो सब प्रेजेंट यूटिलाइजेशन ज़्यादा होता है। हम वर्तमान समय में उसका उपयोग करना चाहते हैं लेकिन हम उसको नहीं कर कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, इसलिए हम उसको क्या करेंगे? ब्याज देंगे। किसने बताया था? इन्होंने बताया था। ब्याज का अष्टदियाई सिद्धांत बॉम्बार्क ने बताया था। ठीक है। टाइम प्रेफरेंस में फिशर बताए थे कि हम ब्याज इसलिए देते हैं क्योंकि क्योंकि हम अपने समय का त्याग करते हैं। हम जिस समय में उसको खर्च करना चाहिए नहीं करते हैं, बाद में उनको मिलता है, बाद में खर्च करते हैं, तो हमें एक समय अधिमान होता है, और समय अधिमान के कारण क्या करते हैं? मतलब उसमें ब्याज लेते हैं। और लिक्विडिटी प्रेफरेंस किन्स ने बताया था कि हम अपने लिक्विडिटी को त्याग करें, अपने कैश को किसी को दे रहे हैं, तो इसलिए हम उसमें ब्याज लेते हैं। तो ऐसे सब लोगों ने अलग अलग बताया था। व्हाट इज इट ट्रू फॉर गिफेन गुड्स? गिफेन गुड्स के संबंध में क्या सही है? स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इफेक्ट, नहीं सब्स्टिट्यूशन, स्ट्रॉन्ग इनकम इफेक्ट नहीं होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इनकम इफेक्ट, ये नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, ये है ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी? कौन सा फिजिकल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है? इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, मैक्सिमम मैक्सिमाइजेशन एम्प्लॉयमेंट लेवल, ये भी है। रेगुलेशन ऑफ फिजिकल रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये नहीं है। ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये तो सीबीओबी का काम रहता है, और आरबीआई का काम रहता है। जैसे आरबीआई कोऑपरेटिव बैंक को देखता है, सीबी किसको देखता है? मतलब मुंबई स्टॉक एक्सचेंज और निफ्टी, ये सबको देखता है। ठीक है, शेयर मार्केट। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है इसका, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका होगा। ठीक। इंटरनल इकोनॉमिक्स अराइज व्हेन, कह रहा है इंटरनल इकोनॉमिक्स क्या अराइज कब होता है? आंतरिक मितव्यताएं कब उत्पन्न होती है? मार्शल क्या कहते हैं? मार्शल कहते हैं कि कोई चीज है ना, उसमें डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए। मतलब डिवीजन ऑफ लेबर होने का मतलब कि उसमें स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। तो आंतरिक मितव्यताएं कब होती है? फर्म फर्म अप्लाई द डिवीजन ऑफ लेबर। देखिए पहला ही ऑप्शन वही लिखा है जो हम बोल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है इसका। आर्यन मल्होत्रा कमेटी gives द रिकमेंडेशन इन द फील्ड ऑफ। आर्यन मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित है? जो आर्यन मल्होत्रा है ये संबंधित है बीमा क्षेत्र से है, इंश्योरेंस सेक्टर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईच सेलर एज्यूम हिज द राइवल आउटपुट इज द कांस्टेंट इन द मोड ऑफ। ठीक है, कह रहा ईच सेलर एज्यूम हिज द राइवल आउटपुट कांस्टेंट इन द मॉडल ऑफ। कह रहा है मतलब इस मॉडल में, मतलब किस मॉडल में जो प्रतिद्वंदी है अपने जो प्रतिद्वंदी है उसके उत्पादन को स्थिर मानता है? तो पूर्णों में माना जाता है। पूर्णों में क्या होता है? कॉर्नर मॉडल में क्या होता है? हम मानते हैं कि हम मार्केट में जाएंगे और ये जो मार्केट दिया होगा उसके आधे का प्रोडक्शन करेंगे और आधा छोड़ देंगे। ठीक है, और जो बचेगा उसमें दूसरा प्रतिद्वंदी आएगा, फिर उसका प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे इसमें चीजें चलती रहती है। ठीक है, क्योंकि हम मानते हैं कि इसमें जो हमारा प्रतिद्वंदी है वो कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, वो अपने उत्पादन को स्थिर स्थिर किया हुआ है, तो इसलिए हम जो मार्केट होगा उस मार्केट का हाफ प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे। रियल वेज इन मोर रिटर्न्स देन द मॉनेटरी वेज रेट। वास्तविक मजदूरी मौद्रिक मजदूरी के अतिरिक्त दिया जाने वाला प्रतिफल होता है। ऑल ऑफ द एबव, सब कुछ होता है। फ्री हाउस, फ्री ट्रीटमेंट, फ्री एजुकेशन चिल्ड्रन एंड ऑल ऑफ द एबव, सब कुछ होता है। ठीक है, पूरक वस्तुओं में मांग की आड़ी लोच क्या होती है? निगेटिव होती है, कहीं लिखा है ऐसा? देखिए पूरक वस्तुओं में क्या होती है? निगेटिव होती है, जबकि सब्स्टिट्यूशन वस्तुओं में क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ठीक है, वर्ड पोटेंशियल सरप्राइज इज रिलेटेड व्हिच ऑफ द थ्योरी, कह रहा है कि इसमें शब्द संभाव अचंभा किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये थ्योरी ऑफ प्रॉफिट से संबंधित है। ठीक है, ये किससे संबंधित है? थ्योरी ऑफ प्रॉफिट से संबंधित है। इन इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम ऑफ चॉइस arise because
और साथ में चयन की समस्या उत्पन्न होती है। चयन की समस्या क्या होती है? अल्टरनेटिव रिसोर्सेज का चयन करना होता है, तो अल्टरनेटिव रिसोर्सेज हमको देखना पड़ेगा कहीं। नीड फॉर द अर्जेंट इन नेचर रिसोर्सेज आर गिवन बाय नेचुरल। अच्छा, नेचुरल रिसोर्सेज है दी अल्टरनेटिव। रिसोर्सेज क्या है? अल्टरनेटिव यूज करना है, ठीक है। क्योंकि उसी रिसोर्स का हम किसी इसमें यूज करेंगे, किसी इसमें यूज करेंगे, किसी इसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो उसका अल्टरनेटिव यूज करना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में क्या होता है? जो रिसोर्स है उसका अल्टरनेटिव यूज करना है। तो ऑप्शन नंबर सी उसमें सही हो जाएगा। बी के आर बी राव एसोसिएटेड विद, बी के आर बी राव जो एसोसिएटेड है वो नेशनल इनकम से संबंधित है। इन्होंने बताया था, इन्होंने 1930 और 31 में क्या किया था? सबसे पहले प्रमाणिक मतलब प्रमाणिक नेशनल इनकम की गणना की थी। जो इनका मतलब इनका जो मेथड था गणना करने का, वो एक प्रमाणिक मेथड था, जिसमें इन्होंने बताया था कि जो हमारी इनकम वो 62 रुपीज ऐसे कुछ बताए थे, ठीक है। हाँ, 62 रुपये 1931-32 के आसपास इन्होंने एक प्रमाणिक जनगणना सबसे पहले की थी। इससे पहले 1868 में किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। लेकिन ये एक प्रमाणिक जनगणना नहीं थी, ठीक है। जबकि इन्होंने जो जनगणना की वो क्या है? एक प्रमाणिक जनगणना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। टोटल क्वासिरेंट इज इक्वल, कह रहा है क्या है? टोटल क्वासिरेंट इज इक्वल किसके इक्वल होता है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कास्ट? नहीं, क्योंकि क्वासिरेंट तभी तुमको मिलेगा, हम मार्शल कहते हैं कि जब उसमें वेरिएबल फैक्टर इंक्लूड होगा, ठीक है। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट? नहीं, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये ऑप्शन नंबर सी सही है। टोटल टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, मतलब कुल आगम माइनस कुल परिवर्तनशील लागत पे हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? क्वासी रेट। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंस्टीट्यूशन सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट, निम्नलिखित में कौन सा ग्रामीण शाखा संस्था का स्रोत नहीं है? ठीक है, ग्रामीण शाखा संस्था का स्रोत नहीं है। प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट क्रेडिट सोसाइटीज, ये सही है, ये तो है। लैंड डेवलपमेंट बैंक, ये भी है। रीजन रूरल बैंक, ये भी है। इंडस्ट इंडोजीनियस बैंकर्स, देसी बैंकर जो है, ये हमारा साख का एक संस्था का स्रोत नहीं है। ये तो इंस्टीट्यूशनल है नहीं, ये तो गांव में ऐसे मिल जाते हैं, दबा के ब्याज लेते हैं और बाद में जमीनों छीन लेते हैं। तो ये क्या है? ये संस्था का स्रोत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनरीज एजेंसी लिमिटेड, मुद्रा, मुद्रा कब आया था? मुद्रा हमारा आया था 8 अप्रैल 2015। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, इसको रट लो इसे सीधा सीधा। इसमें शिशु उद्योग के लिए 50,000, किशोर उद्योग के लिए 50,000 से 5 लाख, तरुण उद्योग के लिए 5 लाख से 10 लाख तक मतलब प्रावधान किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 होता है, जिसमें कांस्टेंट रिटेंटिव स्केल माना गया है। तो इसलिए मतलब कॉप डगलस में एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें कांस्टेंट रिटेंटिव स्केल होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको मिलाते हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी, इसको गुस्ताव कैसल ने दिया था, ऑप्शन नंबर थर्ड। नायरू किसने दिया था? मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया था। पूंजी पूंजी स्टॉक समायोजन निवेश सिद्धांत, ये किसने दिया था? आरसीओ मैथ्यूज ने दिया था। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस ड्यूजन बरी ने दिया था, ठीक है। परपाउंडेड ऑफ कंपैरेटिव कास्ट एडवांटेज थ्योरी, कंपैरेटिव कास्ट किसने दिया था? रिकार्डो ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। सट्टा हेतु उद्देश्य मुद्रा मांग निर्भर करता है किसमें? लेवल ऑफ इनकम? नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में कौन कौन सा वर्ष महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है? तो 1921 महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कारक निर्यात प्रोत्साहन के लिए उपयुक्त नहीं है? निर्यात प्रोत्साहन के लिए कौन सा उपयुक्त नहीं है? विश्व बाजार में निर्यात का हिस्सा बढ़ाने के लिए, आयतों आयतों का वित्तबंधन करने के लिए, घरेलू बाजार में वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाने के लिए, विदेशी ऋणों का आयातगी के लिए। घरेलू बाजार में वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाने के लिए, ये ऑप्शन नंबर नहीं है। यही ऑप्शन जो है जो निर्यात प्रोत्साहन के लिए नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है घरेलू बाजार में वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाने के लिए, मतलब घरेलू बाजार में सप्लाई बढ़ाने के लिए। तो ये ऐसा नहीं है, ये तो मतलब सप्लाई घरेलू करा, जबकि निर्यात करने के लिए घरेलू बाजार से हम बाहर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में को सही कालक्रम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले हो जाएगा कंजप्शन, कीन्स हो जाएगा एक, रिलेटिव इनकम दो, फ्रीडमैन तीन, और ये चार हो जाएगा, लाइफ साइकिल चार हो जाएगा। ये कब आया? 1936। लाइफ साइकिल 1963। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस 1949।
फ्रीडमैन 1957। ठीक है, इसको मैच कर लीजिए। दो वस्तुएं एक्स और वाई के बीच रूपांतरण की दर दर किस रूप में परिभाषित की जाती है? मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन एक्स एंड वाई, मार्जिनल मार्जिनल कास्ट एक्स एंड मार्जिनल कास्ट वाई। ऑप्शन नंबर ए सही है। बेकुंचित मांगों का सिद्धांत प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री द्वारा किया गया था? तो ये पालेम सूजी द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। द बजट इन which is tax revenue and the expenditure is equal to 1, तो इसको बोलते हैं बैलेंस बजट। ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए, अब इसमें क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है, हम अभी इसको बताते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर हम बाद में भी इसको समझाएंगे एक एक छोटे से वीडियो में, ताकि इसको बेहतर तरीके से समझ में आए। ऐसे इसका ऑप्शन सी सही है, हम इसको बता दें तो भी आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें क्या करना है। देखिए, ये दो मार्केट होते हैं। ये मार्केट हमारा क्या है, कह रहा है कि ये मार्केट परफेक्ट कंपटीशन में नहीं है। ठीक है, ये परफेक्ट कंपटीशन में नहीं है, और ये मार्केट परफेक्ट कंपटीशन में है, जैसे एम पी एल एंड बी पी एल, ये तो यही रहेगा। और ये मार्केट अलग हो जाएगा, जिसमें ए डब्ल्यू और एम डब्ल्यू। ठीक, जब इन दोनों को मैच करेंगे यहाँ पे ऐसे, कैसे, ये ए डब्ल्यू और एम डब्ल्यू, और ये क्या हो जाएगा, बी पी एम एंड एम, क्या है, बी पी एम एंड एम आर पी एल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डब्ल्यू एंड एम डब्ल्यू अलग अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही होगा। ठीक है, जबकि यहाँ कह रहा है कि नहीं, ऑप्शन नंबर ये सही होगा, ये सब गलत है। इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। हम इसको बताएंगे अलग, एक छोटा सा वीडियो बना के, उसमें अच्छे से इसको 2 4 5 मिनट का। व्यापारिक मुद्रा की माप किसके द्वारा दी गई थी? M3, ऑप्शन नंबर इसका सही है। व्यापारिक मुद्रा मांग किसके द्वारा दी गई थी? मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा दी गई थी। कंजप्शन टैक्स वाज रिकमेंडेड बाय, कंजप्शन टैक्स केल्डर ने रिकमेंड किया था। इनकम टैक्स, सॉरी, मतलब कंजप्शन टैक्स, गिफ्ट टैक्स एंड वेल्थ टैक्स, ये सब किसने किया था? केल्डर ने किया था। भारतीय टेलीकॉम नियामक संस्था कौन सी है? तो ये ट्राई है, TRAI, ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1944 में ब्रिटेन उच्च सम्मेलन में किस संस्था का जन्म हुआ था? तो इसमें IBRD एंड IMF, इन दो संस्थाओं का जन्म हुआ, कब हुआ? ब्रिटेन एग्रीमेंट में 1944 में हुआ। ठीक, इसको इसको किस नाम से जानते हैं? वर्ल्ड बैंक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ओपन मार्केट ऑपरेशन इज रिफर, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है? जहां जहां प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय होता है। तो ऐसा ऑप्शन कहीं लिखा है, परचेज एंड सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय किया था। सही, ऑप्शन नंबर सी सही है। RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय किया था। श्रेणी दो बराबर भागों में बांटने वाला माप है। श्रेणी के दो बराबर भागों में बांटने वाला माप माध्यिका है। माध्यिका का होती है, ये बीच बीच के भाग को मापती है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कैपिटल कैपिटल एडुकेट रेशियो ऑफ द कैपिटल रिस्क वेटेज एसेट्स रेशियो इज, पूंजी प्राप्ति अनुपात, जोखिम भारित संपत्ति का अनुपात है। तो क्या हो जाएगा? कैपिटल फंड अपॉन रिस्क वेटेज इंटू, तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही है। इस समय इसको क्या कर दिया गया है, जो मतलब कैपिटल एडुकेंसी रेशियो है, ये कर दिया गया है पब्लिक बैंक के लिए कितना? पब्लिक बैंक के लिए 8%, जबकि प्राइवेट प्राइवेट बैंक के लिए कितना है? नहीं, पब्लिक बैंक के लिए 9%, प्राइवेट बैंक के लिए 10% है। कि इनको 10% रखना है, ताकि मतलब कभी बैंक डूबे तो इस धन के द्वारा इसको बताया जा सके। ये जोखिम भारित संपत्ति अनुपात जो है, इसको रखना होता है। ठीक है, ये बेसल सेकंड में आया था। किसमें? बेसल सेकंड में आया था। बेसल स्विट्जरलैंड पर एक स्थान है। ठीक है, तो वहीं से किया गया था, बेसल सेकंड में आया था। ठीक, भारत में कृषि क्षेत्र में वित्त के लिए सर्वोच्च संस्था क्या है? नाबार्ड है। बेसल, देखिए अभी बेसल की बात करते हैं, बेसल यहाँ पे आ गया। बेसल समझौता संबंधित किससे? बैंकिंग से है, अभी यही बात कर रहे थे, जो स्विट्जरलैंड में है। देखिए, बेसल स्विट्जरलैंड का एक स्थान है, जहाँ पर बैंकिंग समस्याओं को विचार करने के लिए इतना इतना चीजें की गई। ठीक, थोड़ा तेज चल रहे हैं, बहुत टाइम होगा सॉल्व करते हुए। रिकार्डो के अनुसार दो देशों के बीच व्यापार के लिए किस प्रकार के लागत अंतर होना चाहिए? कंपेरेटिव कॉस्ट डिफरेंस होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। करों का उद्देश्य क्या होता है? करों का उद्देश्य होता है कि अर्थव्यवस्था में नियामन, इंक्रीज द प्रोडक्शन बैलेंस, अर्थव्यवस्था, रेगुलेशन ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, करों का उद्देश्य क्या होता है? रेगुलेशन ऑफ अर्थव्यवस्था का नियमन, आय प्राप्त करना, आय और संपत्ति का असमानता को कम करना, राष्ट्रीय आय में उपयुक्त बनाने के लिए, पूंजी पूंजी प्रोत्साहन के लिए, ये सब है। ठीक है,
सार्वजनिक व्यय को छत पूरक व्यय के रूप में प्रयोग किया जाता है कब? मंदी के समय प्रयोग किया जाता है, और क्या, तभी तो उस समय जरूरत होती है। जो सार्वजनिक व्यय होता है उसको छत पूरक व्यय के रूप में कब किया जाएगा? मंदी के समय में। ऑप्शन नंबर बी सही है। वर्जन का सिद्धांत किससे संबंधित है? वर्जन का सिद्धांत मतलब एक्सक्लूजन का। एक्सक्लूजन मतलब कि हम मान लो कि दो गुड्स है, ए और बी, नहीं मान लो ए मतलब क्या, समोसा, एक समोसा ये है, एक समोसा ये, एक समोसा है, तो इसका मतलब इस समोसा को हम कंज्यूम कर लिए, तो हम कंज्यूम कर लिए, अब इसको कोई नहीं पा सकता। हम मतलब मान लो एक ए था और एक बी था, तो हम ए इसने ले लिया तो बी नहीं ले पाएगा, तो मतलब बी को हमने एक्सक्लूड कर दिया। तो वर्जन का सिद्धांत किसमें होगा? प्राइवेट गुड्स में होगा। जबकि पब्लिक गुड्स होता तो मान लो एक पार्क होता, हम भी इसमें जा सकते थे, इसी स्थान पर बैठ सकते थे, और ये भी जाकर इसी स्थान पर बैठ सकता था। ठीक है, तो इसमें प्राइवेट मतलब पब्लिक गुड्स में वर्जन का सिद्धांत नहीं लागू लागू होता, या एक्सक्लूजन का सिद्धांत नहीं लागू होता, जबकि प्राइवेट में लागू होता है। टैक्स शिफ्टेड में भी टैक्स फॉरवर्ड भी होता है, बैकवर्ड भी होता है, तो बोथ होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। Which of the following equation does indicate the correct relationship among the median? अभी हमने फार्मूला बताया कि मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन, फिर उसके बाद फार्मूला हमने ड्राइव किया था, तो हमारा निकल गया था z इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ऑप्शन नंबर सी सही है। दी लॉ ऑफ डिमांड से, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? कि कीमत में वृद्धि से मांग घटती है। हाँ सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। कीमत में वृद्धि से मांग बढ़ती है, नहीं। कीमत मांग वृद्धि से कीमत बढ़ती है। देखिए, लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, मतलब जो भी चेंज होगा वो प्राइस के कारण होगा, डिमांड के कारण प्राइस में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए ये नहीं सही होगा, यही सही होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरी रिप्रोडक्टिविटी एंड चाइल्ड हेल्थ वॉच स्टार्टेड फ्रॉम, कब किया गया था? तो ये 2000, हाँ 2005 में शुरू हुआ था। कब? 1 अप्रैल 2005। ऑप्शन नंबर सी सही है। फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कब होता है? इसमें मिसमैच हो जाता है, मतलब क्या होता है? फ्रैक्शनल है, हाँ। फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि मार्केट में क्या होता है, स्किल भी होती है, जॉब भी होती है, लेकिन मिसमैच के कारण नहीं मिल पाती है। तो इसमें क्या, ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऐसा कुछ लिखा है, जब कोई प्रथम बार श्रम शक्ति से जुड़ता है तो काम मिलने में समय लगता है। हाँ, इसमें समय लग जाता है, क्योंकि मिसमैच हो जाता है। मतलब किसी के पास स्किल है, तो मतलब जॉब कहाँ है वो चीज़ नहीं खोज पा रहा, लेकिन जॉब उपलब्ध है, तो इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में कौन सी शर्त उत्पादन साधनों के न्यूनतम लागत संयोग को प्रदर्शित करती है? कौन सा करती है? न्यूनतम लागत संयोग को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव, सभी की चीज दिखा रहा है। इसमें इसमें कह रहा है कि डी क्या है। इन दी फार्मूला आर इतना माइनस इतना, डी स्टैंड फ्रॉम, डी स्टैंड फॉर, डी क्या चीज दिखा रहा है? डी क्या है? डिविएशन दिखा रहा है, डिविएशन दिखा रहा है, डिफरेंस दिखा रहा है, सॉरी डिविएशन नहीं, डिफरेंस दिखा रहा है रैंक में, जैसे रैंक 1 रैंक 2 होता नहीं, तो उसमें जो डिफरेंस होता है उसको ले आता है, डिफरेंस ऑफ 2 रैंक। ऑप्शन नंबर बी सही है। डाल्टन के अनुसार करदाता क्षमता, करदाता का कौन सा रूप उपयोगी है? कर तो करदाता का डाल्टन के अनुसार रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी जो है ये उपयोगी है। तटस्थता वक्र के संबंध में विशेषता कौन सी नहीं है? तो तटस्थता वक्र क्या होता है? वर्टिकल नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी सही है। इन द डुअल गैप मॉडल द टू गैप्स रिफर्स, इन द डुअल गैप मॉडल द टू गैप्स रिफर्स, दो अंतराल मॉडल, दो अंतराल का तात्पर्य क्या होता है? सेविंग कांस्टेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। ऑप्शन नंबर सी सही है। व्यावसायिक बैंक साख का निर्माण करते हैं, ये करते हैं अपनी नगद जमा, इनके पास जो कैश डिपॉजिट आते रहता है उसके आधार पर ये इसमें क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। एक तटस्थ और विभिन्न संयोग दर्शित करता कहता है एक इंडिफरेंस कर्व विभिन्न संयोग में क्या दर्शित करता है? तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें कह रहा है एक मोनोपोली पावर कौन सा फार्मूला दिखा रहा है? तो मोनोपोली पावर इज इक्वल टू पी माइनस एम सी अपान पी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए इसका ये फार्मूला है, ये इसमें इसको रख के सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर 8 सी निकल के आ जाएगा, मतलब 8। ठीक है। भारत की किस प्रकार में वित्त व्यवस्था नहीं पाई जाती, मतलब पाई जाती है? तो इसमें फेडरल फाइनेंस सिस्टम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। द ग्रीन क्लाइमेट फंड वाज इस्टेब्लिश, ये 2010 में किया गया था। किसके, क्या ऑप्शन क्या है? अच्छा, कोफेन कोफेनहेग सम्मेलन 2009 में हुआ था। ठीक है, उसी में किया गया था इस चीज़ को, मतलब इस्टेब्लिश किया गया था। इन्फ्लेशन जी प्रॉफिटेबल, जो इन्फ्लेशन है किसके लिए प्रॉफिटेबल होगा? तो प्रोड्यूसर के लिए होगा, क्योंकि इसको क्या होगा, इसको टॉनिक मिलेगा, महंगाई रहेगी, ये ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा। मजदूरी सिद्धांत किसका प्रतिपादन मजदूरी सिद्धांत में किसका प्रतिपादन वाकर द्वारा किया गया है?
मजदूरी संविधान में जो वॉकर द्वारा प्रतिपादन किया गया है वो रेसिडुअल क्लाइमेट थ्योरी का प्रतिपादन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रापूर्ति में वृद्धि के फलस्वरूप होता है, क्या होता है? मुद्रापूर्ति में जब वृद्धि होगा तो हमारा LM कर्व जो होगा वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा कहीं लिखा है? राइट वर्ड शिफ्ट LM कर्व, ऑप्शन नंबर डी सही है। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द स्टेटिकल डाटा, क्या होता है? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, बाकी सब होते हैं। ठीक। MPC 0.5 है तो के का मान क्या होगा? के इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर लिखा है 0.5 रख देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.5 नीचे फिर आ जाएगा, इसे माइनस करने पर ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 डी सही है। ठीक है। व्हेन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंक्रीज द टोटल प्रोडक्शन, क्या होगा? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंक्रीज, मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज देन द टोटल प्रोडक्शन क्या होगा? बढ़ती हुई दर से बढ़ेगा, क्योंकि हम अभी हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारा टोटल प्रोडक्शन बढ़ती हुई दर से बढ़ेगा। ठीक। देखिए खत्म हो गया। ठीक है, 125 क्वेश्चन था, हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। तो एक टेस्ट सीरीज आज कंप्लीट हुआ, अब कल नेक्स्ट टेस्ट सीरीज करेंगे। 1 घंटे में हो गया तो 1 घंटे में रोज एक टेस्ट सीरीज करते रहेंगे।